आज हम लोग को पढ़ाना है बेटा, सेकंड लॉ चल रहा था अपना, सेकंड लॉ चल रहा था, सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक में पहुंच गए थे मेरे ख्याल से। उसमें सबसे पहले हम लोग एंट्रोपी डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ एंट्रोपी। हिंदी में बोलना चाहो तो एंट्रोपी कहते किसके है, इसे हम लोग हिंदी में भी एंट्रोपी बोलते हैं, कुछ और दूसरा नाम हो सकता है पर एंट्रोपी को एंट्रोपी ही बोलते हैं, मेरे को ऐसे लग रहा है हिंदी में भी। और अगर पेपर में भी आएगा ना तो एंट्रोपी के नाम से आएगा। हिंदी में शायद और कुछ बोल सकते होंगे पर मुझे पता नहीं है। तो देखो एंट्रोपी का क्या मतलब है बेटा, तुम लोग तो मैं यहाँ बोल बोल के सिखा दूंगा एंट्रोपी को कैसे। देखो एंट्रोपी का मतलब ये होता है, अभी अगर मैं तुम लोग को बोलूँ तो जो स्टूडेंट बैठे हैं ना वो बिल्कुल पर्टिकुलर अरेंजमेंट में बैठे हैं, बैठे हो जैसे वो दो सिमेट्रिकल, दो फिर तीन ऐसे करके बैठे हो ना, यहाँ पास तीन दिख रहे हैं, दो दिख रहे हैं ऐसे। या फिर अगर इधर बोलोगे तो सारे के सारे दो दिख रहे हैं, दिख रहे हैं सारे के सारे ना। तो इनका अरेंजमेंट कैसे बेटा, सिस्टमेटिक है, रेगुलर अरेंजमेंट टाइप का दिख रहा है। लेकिन अगर इसमें देखो तो कहीं तीन तो फिर दो, यहाँ बोलो तो तीन दो तीन, और यहाँ बोलो तीन है, हाँ रख दे मुझे लगा कुछ प्रॉब्लम हो गई बेटा। यहाँ तीन है, फिर दो है, फिर तीन है, फिर दो है, फिर एक है। तो ये अरेंजमेंट कैसे है बेटा, अच्छा नहीं दिख रहा है ना। तो देखो इसी को हम लोग बोलते हैं अव्यवस्था। एक होता है अरेंजमेंट, पर्टिकुलर अरेंजमेंट, एक है अरेंजमेंट नहीं होता है जो, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, तो एंट्रोपी का मतलब होता है कि अव्यवस्था, रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डरनेस बोलते हैं। रैंडमनेस का मतलब होता है तितर बितर हो जाना, कहीं भी चला जाना। तो जैसे बेटा क्या करोगे, अगर मैं गैसियस मॉलिक्यूल्स में देखूंगा ना तो गैसियस मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ होते हैं, जैसे कंटेनर में रखे आप तो कोई गैसियस मॉलिक्यूल यहाँ घूम रहा है, कहीं यहाँ कभी और। लेकिन अगर मैं लिक्विड में बोलूँगा तो इसके पर्टिकुलर थोड़े से अरेंज होते हैं, एटलीस्ट अरेंज तो होते हैं, हालांकि इनके बीच में थोड़ी गैप जरूर पाया जाता है, अट्रैक्शन फोर्स भी कम होता है, लेकिन अरेंज जरूर होते हैं। लेकिन अगर मैं सॉलिड मॉलिक्यूल बोलूँगा ना ऐसे करके, तो सॉलिड मॉलिक्यूल्स एकदम पर्टिकुलर अरेंजमेंट होते हैं और इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो भी हाई होता है। तो अगर मैं बोलूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा अव्यवस्था कहाँ पर है, तो आप कहाँ बोलोगे, गैसियस के अंदर में। तो इसी अव्यवस्था के मापन को हम लोग बोलते हैं एंट्रोपी। तो आप क्या बोलोगे कि द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, हिंदी में बोलूं तो अव्यवस्था की माप को क्या कहा जाएगा, एंट्रोपी। लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, तो हेडिंग यहाँ पर लिखता हूं मैं, दैट इज एंट्रोपी। और एंट्रोपी को मैंने बोला है, सिंपल सी बात है क्या, रैंडमनेस। रैंडमनेस का मतलब तो अव्यवस्था, रैंडमनेस। अरे कहीं नो बैठ जाओ, जैसे तुम लोग बैठे हो ना वैसे दो तीन एक ऐसे करके बैठ गए हो, तो उसको हम बोलते हैं एंट्रोपी। सुन लो बेटा, इस एंट्रोपी को हम लोग शो करते हैं कैपिटल एस से। देखो क्या करते हैं, इसका एक सिंपल सा मैं तरीका समझाता हूं क्या क्या हो सकता है। एंट्रोपी का डेफिनेशन लिख लें, पहले लिख लो एंट्रोपी की डेफिनेशन लिख लो, फिर बताते, पूरा बिजी हो जाते हो ना। लिखो बेटा, लिखना, आप किसी पदार्थ के अव्यवस्था की माप को, किसी पदार्थ के अव्यवस्था की माप को एंट्रोपी कहते हैं। किसी पदार्थ के अव्यवस्था की माप को एंट्रोपी कहते हैं। इसे कैपिटल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे कैपिटल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। लिख लिया बेटा इतना। चलो अब देखते हैं क्या है। देखो मैं क्या करता हूं, अगर मुझे ये गैस है बेटा, ये लिक्विड है, और अगर ये सॉलिड में बोल रहा हूं, तो आपने बोला है कि एस की वैल्यू सबसे ज़्यादा इसका होगा, तो यहाँ पर क्या लिख देता हूं बेटा, गैस का सबसे ज़्यादा होगा ना। और दूसरी बात, अगर यहाँ पर बोलोगे तो उसके बाद कम किसका होगा, लिक्विड का, और सबसे कम किसका होगा, सॉलिड का। अच्छा ये तो हम लोग को समझ में आ गया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन ध्यान देना, कभी भी हम लोग एंट्रोपी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते हो। जैसे
अगर ये बताओ इस चौक के अंदर में एंट्रोपी कितना है, कैसे बताओगे? लेकिन अगर इसको मैं तोड़ दूं, या तुम लोग सिस्टमेटिक ऐसे बैठे हो ना, कोई आके देखेगा, दो दो करके बैठे रहोगे, अगर इसमें मैं बोलूं इसमें एंट्रोपी कहाँ दिख रहा है, लेकिन इसी जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है इसको मैं बिगाड़ दूं तो पहले का एंट्रोपी एस, पहले जो भी रहा होगा उसको ऐसे बोलते हैं। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं बिगाड़ दूंगा तो एंट्रोपी बढ़ जाएगा। तो हम लोग एंट्रोपी कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम लोग एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऑलवेज और ऑलवेज क्या चेंज करेंगे, नहीं क्या कैलकुलेट करेंगे, एंथैल्पी चेंज। तो ध्यान देना, एंथैल्पी चेंज हम लोग अगर इस सब्सटेंस में बोलूं तो क्या करो बेटा, इसको आप अगर सॉलिड को हीट दे दोगे तो इसका टेम्परेचर चेंज होगा, और टेम्परेचर चेंज होगा तो किसमें कर, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विड बन जाएगा, और अगर फिर लिक्विड को अगर आप हीट दे दो तो इसका टेम्परेचर चेंज होगा और टेम्परेचर होने का बन जाएगा ये गैस। इसका मतलब अगर मैं डेल एस लिखना चाहूं एंट्रोपी एस, लेकिन ये बताओ बेटा आपने जैसे लिक्विड, जैसे सॉलिड था आपने इसको टेम्परेचर दिया तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन अगेन अगर टेम्परेचर कम करोगे तो ये अगेन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आपने वाटर को गर्म किया वेपर बन जाएगा, गैस बन गया, हीट देना बंद कर दोगे तो क्या होगा, वो अगेन वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। इसका मतलब Q जो है वो रिवर्सिबल दिख रहा होगा, Q पहले बढ़ा उसके बाद फिर कम हो गया, इसका मतलब Q का प्रोसेस क्या है बेटा, रिवर्सिबल है। इसलिए अगर मैं डेल एस कैलकुलेट करूंगा तो क्या चेंज हो रहा है, Q, और दूसरा क्या है T, लेकिन Q को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, रिवर्सिबल लिखूंगा, REV लिखा हूं। REV का मतलब क्या है बेटा, समझ में आ गया। तो इसी का फॉर्मूला है। डेल एस का क्या मतलब है, डेल एस का सिंपल सा मतलब होगा S2 माइनस S1 और यहां पर की रिवर्सिबल बाई टी, समझ में आ गया, यही इसका फॉर्मूला है। एक काम और करते, बताओ इसका यूनिट क्या होगा बेटा, यूनिट क्या होगा, क्यू का यूनिट जूल, इसका यूनिट केल्विन। लेकिन आप किसी सबस्टेंस का मेजरमेंट कर रहे हो तो सबस्टेंस का कुछ ना कुछ तो मोल होगा, तो यहां पर मैं मोल लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं ना। तो जब इसका यूनिट निकालते हैं तो देखो डेल एस इज इक्वल टू, बताओ इसका यूनिट को मैं क्या लिखूंगा बेटा, जूल। यहां पर एक मोल है, लिखे नहीं है पर हम महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप सबस्टेंस किसे मेजर करोगे, मोल के अंदर में, तो यहां पर क्या लिखेंगे, दैट इज मोल। और टेम्परेचर के यूनिट तो क्या होता है, केल्विन। ऊपर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा बताओ, जूल केल्विन, नहीं जूल, अच्छा केल्विन माइनस इनवर्स और यहाँ पर मोल इनवर्स, यही इसका यूनिट है। बस ये आपको याद रखना था। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा एंट्रोपी किसका होता तो गैस का, फिर लिक्विड का, फिर सॉलिड का। क्लियर, कॉपी कर लो, इतना आपको याद रखना था। आगे चलते हैं, लिखो गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। हाँ, इसको बोलते हैं मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा बोलते हैं, गिब्स मुक्त ऊर्जा। लेकिन मैं आपको हमेशा ये नहीं बोलूंगा बेटा, अब मुझे पता है क्या बोलूंगा मैं, गिब्स फ्री एनर्जी। अब देखो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन एक बात और कर लेते हैं, पहले सुन लो। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि गिब्स फ्री एनर्जी को हम लोग 100 किससे करेंगे, जी से। देखो क्या बोलते हैं, अगर ये कोई सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर में जो भी इंटरनल एनर्जी, नहीं सॉरी क्या बोलते थे बेटा, इसके अंदर में जो भी हीट होता था उस टोटल हीट को हम लोग क्या नाम से बोला करते थे, आप बोलोगे एंथैल्पी के नाम से, यही बोला करते थे ना बेटा। लेकिन ये बताओ अगर इसमें जो टोटल हीट है वो जरूरी थोड़े है कि सारे के सारे हीट यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ, अगर आप खाना खाए हो, खाना आप किस लिए खाए हो, काम करने के लिए या पढ़ने के लिए खाए हो बाई चांसेस, तो ये जरूरी थोड़े कि आप केवल जितना एनर्जी आपने लिया है वो सारा का सारा एनर्जी आप पढ़ने में इन्वेस्ट कर दो।
इसका कुछ पार्ट बाहर भी जा सकता है। तो देखो ये जो टोटल हीट है, इस टोटल हीट में से कितनी ऐसे हीट है जो इसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकता है। यूजफुल वर्क का मतलब होता है उपयोगी कार्य। जो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकेगा उसी हीट को हम लोग बोलेंगे गिब्स फ्री एनर्जी। क्या बेटा, क्लियर हो गया ना। तो आपको केवल इतना ही बताना है कि किसी भी सिस्टम का जो टोटल हीट है उसमें से जो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो सकता है उस हीट को हम लोग बोलेंगे गिब्स फ्री एनर्जी, दैट मींस जी। अब देखो क्या समझाता हूं। अगर एंथैल्पी को अगर आप बोलोगे तो यहां पर हो जाएगा एच। एंथैल्पी किसे शो करते हैं? अब मुझे ये बात बताओ बेटा, जब तुम इसकी हीट को चेंज करोगे, मतलब अगर ये हीट कन्वर्ट होगा किसमें, जी के अंदर में, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि सिस्टम की दो चीजें चेंज हो जाएगी। कौन कौन सी? पहला इसका टेम्परेचर और दूसरा का एंट्रोपी। भाई हीट जब बढ़ाते थे तो एंट्रोपी बढ़ जाता था, हीट को रिलीज करोगे तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा ना। उसकी टेम्परेचर, अगर हीट को तुम बाहर निकाल टेम्परेचर कम हो जाएगा, और हीट को अगर बढ़ाओगे तो हीट तो और भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो डेल जी की वैल्यू है या जो जी की वैल्यू है वो होता है एच माइनस टी एस। मतलब मैं कैसे बोल सकता हूं बेटा कि किसी भी सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी उसके एंथैल्पी में से टेम्परेचर और एंट्रोपी के गुणनफल को अगर मैं माइनस कर दूं तो जो वैल्यू आता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको गिब्स फ्री एनर्जी नहीं जानना है, अपने को जाना है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल सा मेथड है। इसको आप सिस्टम को हम दो तरीके से कैलकुलेट करेंगे, लेकिन मैं डायरेक्ट मेथड बताता हूं। कैसे करना है बेटा बताओ। यहां पर हम जानते हैं कि G इक्वल टू कितना होता है? H माइनस टी एस। यही है। बताओ बेटा H इक्वल टू कहाँ पढ़ रखे हैं? इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। बताओ यहां पर पढ़ चुके हैं H इक्वल टू क्या? E प्लस पी वी। बताओ अगर यहां पर मैं रख दूं इक्वेशन नंबर 1 में, रख सकता हूं ना? तो क्या लिखूं? पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या बन जाएगा बेटा? G इक्वल टू यहाँ पर E प्लस पी वी माइनस क्या बन जाएगा? टी एस। बहुत अच्छी बात है। बताओ अगर मैं चेंज करना चाहूँ डायरेक्ट तो क्या बन जाएगा बताओ? यहाँ पर डेल जी लिखूंगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर फ्री एनर्जी चेंज, फॉर फ्री एनर्जी चेंज। अगर फ्री एनर्जी चेंज करोगे तो मुझे ऐसे लग रहा है कि सब जगह पे क्या लगाना पड़ेगा? डेल। ये क्या बन जाएगा? डेल पी वी माइनस डेल टी एस। जो हम लोग पहले एक बार सॉल्व किए थे, दो फंक्शन हो तो जब मैं डेल को अप्लाई करूंगा तो पहले फंक्शन कांस्टेंट रहेंगे, जब मैं दूसरे का क्या करूंगा? चेंज। और जब मैं दूसरे के चेंज करूंगा तो नहीं, पहले का चेंज करूंगा तो दूसरा फंक्शन क्या हो जाता है? कांस्टेंट। ऐसे बता के रखा था, सॉल्व करते दिख जाएगा इधर ना, स्पेस कम तो नहीं हो जाएगा, करके देख लेते हैं। तो अगर करेंगे बेटा तो देखो क्या बन जाएगा? ये जी, डेल जी इक्वल टू डेल ई नहीं होगा मेरे ख्याल से, प्लस बताओ बेटा इसमें दो फंक्शन दिख रहे हैं पी वी, इसको मैं कांस्टेंट रखूं तो क्या आएगा? पी डेल वी। दूसरे वाले में इसको कांस्टेंट रखूं क्या आ जाएगा? बी डेल पी। अच्छा, मतलब समझते हो तुम लोग, वाह। तो यहां पर लिखता हूं बेटा पी डेल वी प्लस यहां पर क्या हो जाएगा? वी डेल पी। माइनस लिख लूं? माइनस लिखो बेटा, क्या बन जाएगा? डेल नहीं, यहां पर टी डेल एस माइनस एस डेल टी। लेकिन सुन लो, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हमेशा कैलकुलेट करी जाती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। तो यहां पर लिखो आप एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या होगा बेटा? डेल टी इक्वल टू 0 और डेल पी इक्वल टू, बताओ क्या बन जाएगा? डेल जी इक्वल टू यहाँ पर डेल ई। ये टर्म्स 0 नहीं, डेल पी है ना, तो ये वाली टर्म्स 0 हो जाएगा और ये वाली टर्म्स 0 हो जाएगा। तो क्या बनेगा बता दो जरा? डेल ई इक्वल टू हो जाएगा पी डेल वी। बताओ माइनस क्या लिखूंगा बेटा? टी डेल एस। इसी को हम लोग बोल देते हैं गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। बन जाएगा?
एक और मेथड अगर चाहो तो इनिशियल करके फाइनल कर दो, थर्मोडायनामिक फंक्शन में यूज कर सकते हैं, बट ये मेथड मुझे ठीक लगता है, वही बता सकते हैं। चलो बेटा ठीक है, कॉपी करो। बताओ डेल ई प्लस पी डेल बी इक्वल टू डेल एच होता है क्या? इसका मतलब डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एच, बस यही आपको कैलकुलेट करना था लास्ट तक, ये बस। तो डेल ई प्लस पी डेल बी इक्वल टू हम लोग ये रख सकते थे, लेकिन एक चीज और होता होगा, क्यों भी होता है थर्मोडायनामिक लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो भी लिखेंगे। देखो क्या क्या पॉइंट यहाँ बस लिखना है, एक दो पॉइंट आपको मेरे ख्याल से कॉपी तो कर ही लिए होगे। एक चीज और ध्यान रखना बेटा, ये क्या क्या चीज को बताता है, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज पता चल जाएगा, क्या बेटा? देखो अगर इसके द्वारा दो तीन चीज पता चलता है बेटा। अगर डेल जी की वैल्यू कभी भी पॉजिटिव हो जाए ना, डेल जी की वैल्यू क्या होना चाहिए? तो ये शो करता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को। स्पॉन्टेनियस तो मैं कल पढ़ा चुका हूं। और डेल जी की वैल्यू अगर कभी भी नेगेटिव हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं वाव। लेकिन एक बात मुझे ये बता दो बेटा, अगर डेल जी की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो बताओ 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 बताओ, कांस्टेंट कोई रिएक्शन कहाँ होगा जगले? ये इक्विलिब्रियम को शो करता है बेटा। इक्विलिब्रियम तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इस बात को ध्यान रखना है। एक चीज और, कभी कभी नोट्स में देखो कंपटीशन के अंदर में कुछ और पूछ लेता है। बताओ डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ? कि डेल जी की वैल्यू होगा 0 से बड़ी, तब तो पॉजिटिव होगा ना। इसका मतलब कभी कभी इसी चीज को वो क्या लिख देगा कि डेल जी इज ग्रेटर देन 0। डेल जी नेगेटिव को कैसे लिख देगा बेटा? डेल जी लेस देन 0। इसको तो कुछ लिख ही नहीं सकता, क्या लिखेगा वो? डेल जी इक्वल टू 0 ही लिखेगा। तो इस बात को ध्यान रखना कि डेल जी की वैल्यू को वो ऐसे भी दे देता है। ये हुआ, यहाँ पर मैंने डेल जी लिखा हुआ है, तो इस बात को जरूर ध्यान रखना। मैंने बता दिया अगर पॉजिटिव हो तो स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और 0 हो जाए तो इक्विलिब्रियम। ठीक है, बहुत अच्छी बात है बेटा, कॉपी कर लो, इतना आपको ध्यान रखना था।